नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। शिक्षा मनोविज्ञान हम पढ़ रहे थे और उसी कड़ी में आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है समायोजन, एडजस्टमेंट। एक एक टॉपिक हम निपटाते जा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से निपटाते जा रहे हैं। अब हम बिल्कुल अंतिम छोर पर हैं और आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है समायोजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, छोटी सी क्लास है, कोई इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं बताने को, लेकिन जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और जितनी काम की चीज़ें हैं वो 90% मैं आपके लिए लेके आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल जितना मैं आपको मैटर दे रहा हूँ कम से कम ये इंश्योर करिए कि उतनी चीज़ें तो आप करके जाएं। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, वैसे भी समय नहीं है आपके पास। समायोजन क्या होता है, सबसे पहले हम समायोजन का मतलब जानेंगे और उसके बाद में समायोजन की युक्तियाँ, जो इस क्लास के अंदर मुख्यतः आज हम जिसके इर्द गिर्द घूमेंगे वो है समायोजन की युक्तियाँ। ठीक है, क्या होता है समायोजन? ये कोई परिभाषा रटने की परिभाषा नहीं है। आप खुद सोचिए, आप खुद अंदाजा लगाइए कि समायोजन या फिर इंग्लिश वर्ड है एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट का क्या मतलब हो सकता है? अपने आप को एडजस्ट करना, है ना। बहुत सिंपल सा मतलब है। अगर आप साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें दिमाग का यूज़ करके करोगे तो भी कर लोगे, क्योंकि साइकोलॉजी क्या होती है? दिमाग का इस्तेमाल करना, वही साइकोलॉजी है। तो समायोजन होता क्या है? एक प्रकार का अनुकूलन है, एक प्रकार का एडेप्टेशन है, जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढालता है ताकि तनाव और कुंठा से बचा जा सके। सिंपल सी परिभाषा मैंने आपके सामने रखी कि एक ऐसा अनुकूलन है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढालता है। क्यों ढालता है परिस्थितियों के अनुसार? ताकि जो तनाव है, जो कुंठा है, जो भगनासा है, उससे वो बच सके। ये सिंपल सी परिभाषा है समायोजन की। या फिर दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो कोई व्यक्ति वातावरण में अपने आप को ढाल लेता है, कोई व्यक्ति वातावरण के दबावों को झेल पाता है, कोई व्यक्ति वातावरण के अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, वही समायोजन है। तो समायोजन आपको समझ आ गया? मैंने दो तरीके से बता दिया। एक तो अपन यूँ कह सकते हैं कि एक ऐसा अनुकूलन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लेता है ताकि तनाव से बच सके। या मैं कह दूं कि कोई व्यक्ति वातावरण के अंदर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो है वो तालमेल बैठा लेता है, तो वो समायोजन होता है, उसको एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा मुझे नहीं लगता आपको रटने की आवश्यकता होगी, एक नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पर एक परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट आती है कुप्पू स्वामी की। समायोजन की ये परिभाषा देते हैं कि समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है क्योंकि तनाव दूर हो जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर हमारा टेंशन दूर हो जाएगा, तनाव दूर हो जाएगा, तो प्रसन्नता होगी, प्रफुल्लता होगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये कुप्पू स्वामी की परिभाषा याद रह लेना कि समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है। और क्यों होती है? क्योंकि तनाव दूर हो जाता है। ठीक बात है। चलो, अब एक नोट लगा के मैंने पॉइंट लिखा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1908 में क्लिफोर्ड बियर्स ने। याद रख लोगे इस नाम को। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1908 में क्लिफोर्ड बियर्स ने किया। और किसने किया? अपनी पुस्तक ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ये इनकी किताब का नाम है, क्लिफोर्ड बियर्स की। इन्होंने सबसे पहले इस किताब में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि समायोजन क्या होता है। जो भी वातावरण के अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा वो व्यक्ति समायोजित व्यक्ति कहलाएगा। और जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा समाज की मांग के अनुसार समय के साथ, वो व्यक्ति कुसमायोजित कहलाएगा। तो समायोजन का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है? कुसमायोजन। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, समायोजन की युक्तियाँ। अब आप कहेंगे समायोजन की युक्तियों का क्या मतलब है सर? समायोजन की युक्तियों का ये मतलब है कि जब व्यक्ति समाज के अंदर, वातावरण के अंदर अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है तो वो कुछ ऐसे तरीके अपनाता है ताकि वो समायोजन कर पाए। नहीं समझे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो वास्तविक परिस्थितियों में तो समायोजन नहीं कर पा रहा है, एक्चुअल में तो समायोजन नहीं कर पा रहा है, लेकिन वातावरण के अंदर वो समायोजित होने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाता है ताकि वो समाज के अंदर खुद को एस्टेब्लिश कर पाए, है ना। तो इसे कहते हैं समायोजन की युक्तियाँ। अभी अपन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ आएगा। अब ये समायोजन की युक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रत्यक्ष युक्ति और एक होती है अप्रत्यक्ष युक्ति, है ना। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होती है? प्रत्यक्ष युक्तियाँ क्या होती हैं? जब व्यक्ति सोच समझकर चेतन रूप से, चेतन का मतलब कॉन्शियस माइंड से,
स्वयं को समायोजित करने का प्रयास करें। यानी कि प्रत्यक्ष युक्तियाँ वे युक्ति होगी जिनके अंदर व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा, जहाँ पे जो निर्णय, जो युक्ति वो प्रयोग करेगा वो सोच समझ करके प्रयुक्त की गई युक्ति होगी, उसके चेतन मन का उसके अंदर योगदान होगा, वो होती है प्रत्यक्ष युक्तियाँ। और अप्रत्यक्ष युक्तियाँ क्या होती हैं? जो व्यक्ति बिना सोचे समझे, अब आप कहेंगे सर बिना सोचे समझे कैसे करेगा, अभी अपन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। या फिर अचेतन स्वरूप में, है ना, ये हो जाएगा चेतन, ये हो जाएगा अचेतन, ये हो जाएगा सोच समझ कर, ये हो जाएगा बिना सोचे समझे। तो बिना सोचे समझे अचेतन रूप में स्वयं को समायोजित करने का प्रयास करें तो इन्हें अप्रत्यक्ष युक्तियां कहते हैं। और अप्रत्यक्ष युक्तियों को ही हम कहते हैं अहम रक्षात्मक युक्तियां। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, अहम रक्षात्मक युक्तियां। तो अभी तक मैंने कितनी बातें बताई? सबसे पहले समायोजन होता क्या है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता, या फिर वातावरण की मांग के अनुसार, समाज की मांग के अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, तो वो होता है समायोजन। यानी कि एक प्रकार का अनुकूलन है, अडेप्टेशन है। ठीक है, ताकि वो तनाव से, कुंठा से बच सके। कुप्पुस्वामी एक परिभाषा देते हैं कि समायोजन के माध्यम से प्रसन्नता होती है और तनाव दूर हो जाते हैं। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग क्लिफोर्ड बियर्स ने 1908 में अपनी पुस्तक ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ में किया था। फिर हमने कहा समायोजन की युक्तियाँ कौन कौन सी हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को समाज में समायोजित करता है, वातावरण में समायोजित करता है। तो सबसे पहले युक्तियाँ पढ़ने से पहले हम इन युक्तियों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक होती है प्रत्यक्ष युक्ति, यानी कि ऐसी युक्तियाँ जिनके अंदर व्यक्ति सोच समझ करके चेतन रूप से अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करें। और एक होती है अप्रत्यक्ष युक्तियाँ, यानी कि ऐसी युक्तियाँ जिसमें व्यक्ति बिना सोचे समझे अचेतन स्वरूप से अपने आप को इस समाज में समायोजित करने का प्रयास करें। ठीक है, अब अपन अलग अलग पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे कौन कौन सी युक्तियाँ जो है वो प्रत्यक्ष युक्तियाँ हैं, और फिर अप्रत्यक्ष युक्तियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन पढ़ देते हैं प्रत्यक्ष युक्तियाँ। प्रत्यक्ष युक्तियाँ ये जितनी आपके सामने दिख रही है ये बस इतनी है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी अप्रत्यक्ष युक्तियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट तो है ही। सबसे पहली प्रत्यक्ष युक्तियाँ में सबसे पहला आता है बाधा निराकरण। बाधा निराकरण क्या होता है? बाधा निराकरण यानी कि मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना। सिंपल सी बात है, बाधा निराकरण से ही हम समझ लेते हैं कि जो भी उसके मार्ग में बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करना, उनको हटाना। अब ये क्या है? प्रत्यक्ष युक्तियाँ। इसको ध्यान में रख के चलना कि प्रत्यक्ष युक्तियाँ मतलब वो समायोजन नहीं कर पा रहा है, तो समायोजन नहीं कर पा रहा है तो कुछ ऐसी युक्तियाँ अपनाएगा जिसके माध्यम से वो समायोजित होगा। अब यहाँ पर जैसे समायोजन उसका नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? उसका पहला जो इसके अंदर ये युक्ति अपनाएगा वो अपनाएगा बाधा निराकरण की। समायोजन नहीं होने का कारण ढूंढेगा कि यार इस चीज़ के अंदर मैं समायोजित नहीं हो पाया, उस चीज़ में समायोजित नहीं हो पाया, इसका रीज़न क्या है ना? उसके बीच बीच में कौन कौन सी बाधाएं आई, वो मार्ग में आने वाली सारी की सारी बाधाओं को दूर कर लेगा। अगर जितनी भी बाधाएं उसके मार्ग में आई जो उसको समायोजित नहीं होने दे रही थी, उनको अगर वो हटा लेगा तो समायोजित हो जाएगा। तो वही बात सिंपल सी है कि वो बाधा निराकरण के माध्यम से समायोजित होने का प्रयास करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर पेपर में समय प्रबंधन नहीं हुआ तो अगली बार उस पर काम करके उत्तीर्ण होना, है ना। जैसे भी कोई विद्यार्थी कोई एग्जाम देने जा रहा है और उस एग्जाम के अंदर वो फेल हो गया, मतलब वो समायोजित नहीं हो पाया, उस एग्जाम में पास नहीं हुआ, मतलब समायोजित नहीं हो पाया, ये सिंपल सी बात है। अब वो क्या करेगा? वो ये देखेगा कि यार मैंने कौन कौन सी ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से मैं वहां पर नहीं हो पाया उसमें सेलेक्ट, है ना। उसको लगा कि यार मैं टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे ठीक ढंग से नहीं कर पाया था, जो पेपर मुझे 2 घंटे में पूरा करना था वो मेरे को 2.5 घंटे 3 घंटे लग रहे थे, यानी कि मेरा टाइम मैनेजमेंट, टाइम कम पड़ रहा था। तो अगली बार वो क्या करेगा? बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, बहुत सारे सवाल लगाएगा, और उसके बाद में जब वो पेपर देगा तो उसी पेपर में उत्तीर्ण हो जाएगा, है ना। तो समायोजित हो गया। तो पहला तरीका प्रत्यक्ष युक्ति जो है उसके अंदर सोच समझ के उसने निर्णय लिया कि समायोजित नहीं होने का कारण क्या है, उसके मार्ग में जितनी भी बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को दूर किया और वापस से उस चीज़ के अंदर उसने समायोजन कर लिया। ये पहली युक्ति। दूसरी युक्ति है अन्य मार्ग अपनाना। ठीक है, अब मान लो उसने जो मार्ग में बाधा आ रही थी वो भी हटा ली, उसके बाद भी काम नहीं बना, तो वो क्या करेगा? अन्य मार्ग अपनाएगा। कैसे? जैसे किसी तरीके से अगर लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो दूसरा तरीका अपनाना। मान लो उसी एग्जाम के अंदर जिसमें वो पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार उसको लगा कि यार मेरे पेपर में टाइम कम पड़ रहा था और उसके अंदर मुझे जो है वो टाइम पे अगर मैं ध्यान दूँ तो सेलेक्ट हो जाऊंगा, और उसके अंदर उसने वो टाइम पे ध्यान दिया, सेलेक्ट हो गया, मतलब वो बाधा निराकरण कर लिया उसने।
दूसरा जो तरीका है प्रत्यक्ष युक्तिया का, वो अन्य मार्ग अपनाना। मतलब उसके अंदर जो है वो अब ऑफलाइन तैयारी करने का सोच रहा है ना। एग्जाम्पल लिखा मैंने, ऑनलाइन तैयारी से बात ना बनने पर ऑफलाइन तैयारी करना। तो उसने क्या कर लिया, मार्ग ही अलग अपना लिया। समझ रहे, लक्ष्य तो वही है, लक्ष्य अभी भी उसका वही है। जैसे आरएस बनना है किसी को, वो आरएस बनेगा, लेकिन पहले उसने ऑनलाइन तैयारी की थी, उसको लगा यार नहीं, ऑनलाइन तैयारी से काम नहीं बनेगा, मुझे ऑफलाइन तैयारी करनी पड़ेगी। तो रास्ते अलग अपना लिए उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उसने अपने मार्ग का प्रतिस्थापन कर लिया, अलग मार्ग अपना लिया। इसे कहते हैं अन्य मार्ग अपनाना। ठीक है। अब तीसरा आता है अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन। इसमें वो लक्ष्य ही बदल लेता है। इसमें क्या करता है, लक्ष्य वही रहता है, मार्ग अलग कर लेता है, उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग बदल लेता है। जबकि इसमें क्या कर लिया, अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन, लक्ष्य ही बदल लिया। वांछित लक्ष्य प्राप्त ना होने पर, यानी कि जो उसको चाहिए था, वांछित का मतलब जिसको वो चाहता था, वो अगर प्राप्त नहीं हुआ तो उससे कमजोर, भाई ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं मिला तो उससे और मजबूत लक्ष्य बना लेगा, नहीं होगा ऐसा, है ना। उससे थोड़ा सा कमजोर और उससे मिलता जुलता, ऐसा नहीं है बिल्कुल अलग, है ना। उससे कमजोर भी होना चाहिए, उससे मिलता जुलता भी होना चाहिए, उस लक्ष्य को वो अपना लेगा। जैसे कि नीट में चयन ना होने पर लैब असिस्टेंट की तैयारी करना, बिल्कुल रिलेटेड पॉइंट है ना। जिन बच्चों का नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर आप में से भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने नीट के एग्जाम दिए और किसी न किसी कारण वजह से वो रह गए, तो वो अब क्या कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो लैब असिस्टेंट क्या है, नीट से एक कमज़ोर चीज़ है और उससे मिलती जुलती है। उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, इसके अंदर भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, समझ रहे। तो उससे कमज़ोर है और उससे मिलता जुलता लक्ष्य है, तो इसे अपन कहते हैं अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन। यानी कि आपने अपना लक्ष्य बदल लिया। आपका लक्ष्य था क्या, नीट, आप क्या कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट, लक्ष्य ही बदल लिया। फिर आता है चौथा, परामर्श एवं निष्कर्ष, यानी कि फिर आप अन्य व्यक्ति से परामर्श लेते हैं, तो ये चौथा तरीका हो सकता है। और फिर आता है अवधान केंद्रण, यानी कि लोगों की नज़र में आने के लिए जानबूझ करके कुछ अलग गतिविधियां करना। तो ये आपकी 5 प्रत्यक्ष युक्तियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, याद रख लोगे इसको, बाधा निराकरण, अन्य मार्ग अपनाना, अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन, परामर्श एवं निष्कर्ष और अवधान केंद्रण। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं अप्रत्यक्ष युक्तियां। ठीक है, अप्रत्यक्ष युक्तियां में सबसे पहली जो युक्ति है वो है आपकी युक्तिकरण। युक्तिकरण इंग्लिश का वर्ड है रैशनलाइजेशन। क्या होता है रैशनलाइजेशन, इसके अंदर देखो, रैशनलाइजेशन के अंदर क्या करेगा, व्यक्ति बहाने बनाएगा। इसमें व्यक्ति क्या करता है, ये सारी की सारी अब जितनी भी युक्तियां ना वो अप्रत्यक्ष युक्तियां हैं, मतलब खुद को समायोजित करेगा वो बिना सोचे समझे, है ना, बिना कोई तर्क उसके अंदर होगा। तो इसमें व्यक्ति बहाने बनाता है या फिर दिलासा देता है, या तो कोई ना कोई बहाने बनाएगा या फिर खुद को दिलासा देगा। यानी कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो कहेगा कि अंगूर खट्टे हैं या फिर वो कहेगा नींबू मीठे हैं। अब इसको समझो, अंगूर खट्टे हैं मतलब कहने का दूसरी परिस्थिति को या सामने वाली परिस्थिति को बुरा बताना। भाई अंगूर कैसे होते हैं, अंगूर तो मीठे होते हैं, और वो कह रहा है अंगूर खट्टे हैं, मतलब सामने वाली परिस्थिति को उसने क्या बता दिया, बुरा बता दिया। और नींबू मीठे हैं, नींबू मीठे कब होते हैं, खट्टे ही होते हैं नींबू तो, लेकिन वो क्या कह रहा है, नींबू मीठे हैं, मतलब अपनी परिस्थिति को अच्छा बताना। नींबू मीठे मतलब क्या हुआ, अपनी परिस्थिति को या वर्तमान परिस्थिति को अच्छा बता देना। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, अंगूर खट्टे, नींबू मीठे। अंगूर खट्टे मतलब सामने वाली परिस्थिति को, दूसरी परिस्थिति को बुरा बताना, और नींबू मीठे मतलब वर्तमान परिस्थिति को अच्छा बताना, है ना, खुद की परिस्थिति को अच्छा बताना। ठीक है, जैसे कि अंगूर खट्टे हैं, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो वो क्या कहेगा, अच्छा हुआ मैं फेल हो गया, मैं तो बिजनेस करूंगा। समझ गए, सामने वाली परिस्थिति, जिस भी एग्जाम में वो बैठा था उसको क्या बता रहा है, बुरा बता रहा है कि अच्छा हुआ मैं उसमें नहीं गया, मैं तो बिजनेस करूंगा, उसमें नौकरी में इतने कहाँ पैसे थे, बिजनेस में बहुत पैसे होते हैं। ठीक है, नींबू मीठे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, अच्छा है मेरे पास कार नहीं है, व्यायाम हो जाता है। यानी कि खुद की परिस्थिति को क्या बता रहा है, अच्छा बता रहा है कि मेरे पास कार नहीं है, बहुत बढ़िया, व्यायाम हो जाता है सुबह सुबह, है ना, कहीं पे भी जाता हूँ पैरों की हाथों की कसरत हो जाती है बढ़िया से। तो कुल मिलाकर के उसके पास कार नहीं है और वो अपने आप को क्या करना चाहता है, समाज में एडजस्टमेंट करना चाहता है। तो क्या बहाना दे रहा है, क्या दिलासा दे रहा है कि अच्छा है मेरे पास कार नहीं है, व्यायाम हो जाता है। तो ये जो परिस्थितियाँ होती है इसके हिसाब से जो अपन कहते हैं युक्तिकरण करना, है ना, वो क्या कर रहा है, युक्तिकरण के माध्यम से अपने आप को समायोजित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे बहुत सारी होती है, अपन भी करते हैं ये चीज़ें सारी, है ना। ऐसी कोई भी ऐसी युक्ति नहीं होगी जो अपन नहीं यूज़ में ले रहे हैं, सारी यूज़ में ले रहे हो, तुम भी ले रहे हो कभी न कभी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, युक्तिकरण होता क्या है। युक्तिकरण से आपके दिमाग में आना चाहिए अंगूर खट्टे नींबू मीठे, सामने वाली परिस्थिति को बुरा बताना या फिर
अपनी परिस्थिति को अच्छा बताना, या तो सामने वाले को बुरा बताएगा या फिर अपनी को अच्छे बताएगा, दोनों में से एक करेगा, या तो बहाने बनाएगा या खुद को दिलासे देगा। ठीक है, युक्तिकरण समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है विस्थापन? इसमें एक जगह की दमित संवेगात्मक ऊर्जा को व्यक्ति दूसरी जगह स्थानांतरित करता है। विस्थापन में क्या होगा, व्यक्ति अपनी एक जगह की जो दमित इच्छा है, दमित ऊर्जा है, उसको दूसरी जगह स्थानांतरित करेगा। कैसे? एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ आएगा। जैसे मम्मी के डांटने पर छोटे भाई पर गुस्सा निकालना। जैसे अब मम्मी ने किसी काम, आपने उल्टे फुल्टे काम कर दिए, मम्मी ने आपको डांट दिया, तो अब आप मम्मी को तो सामने से डांट नहीं सकते, तो अब आप क्या करेंगे, वो वहाँ का गुस्सा किस पे निकालोगे? छोटे भाई पे, छोटे बहन पे निकालोगे ना। तो वो आपने क्या कर दिया? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। समझ गए मेरी बात को? या फिर कोई बच्चा होता है, स्कूल जाता है, ठीक है, और उसको टीचर डांटता है या मार देता है, तो वो घर पे आके क्या करेगा? अपने छोटे भाई बहन को मारेगा। तो कुल मिलाकर उसने क्या किया? जो उसकी दमित ऊर्जा थी उसको उसने दूसरों पे स्थानांतरित कर दिया। समझ गए? तो ये होता है विस्थापन। अगला होता है कल्पना प्रवाह या दिवा स्वप्न। नाम से ही पता चल रहा है, दिन में सपने देखना, है ना। तो वास्तविक परिस्थितियों में जब असफल हो जाता है तो कल्पनाओं के अंदर एक वैसी दुनिया का निर्माण कर लेता है। वो खुद के कल्पनाओं में खोए रहता है कि यार मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, जबकि वास्तविक परिस्थितियों में वो क्या हो गया? असफल। और उसकी वजह से वो क्या कर रहा है? कल्पना में एक वैसी ही दुनिया का निर्माण कर रहा है जिसमें वो सफल होना चाहता था। वो होता है कल्पना प्रवाह। ठीक है। फिर चौथी जो युक्ति आती है वो आती है तादात्मीकरण, जिसको अपन कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। तादात्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन, इसमें क्या होता है? देखो, असफल या गुणहीन व्यक्ति, जो व्यक्ति असफल है या जिसमें गुण नहीं है, ऐसा व्यक्ति कुसमायोजन से बचने के लिए, ऑब्वियसली बात है, अगर असफल है, गुणहीन है, तो उसका कुसमायोजन होना ही है। तो अब वो कुसमायोजन से बचने के लिए क्या करेगा? दूसरों के व्यवहार को अपनाएगा, है ना, दूसरों के व्यवहार को अपनाएगा। एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि एक प्रोफेसर है और उसका बेटा है वो अनपढ़ है, बिल्कुल ही अनपढ़, ठीक है। अब वो अपना परिचय किसके नाम से देगा? पिता के नाम से देता है। जैसे ही उसको पूछेगा क्या नाम है तेरा? मेरा नाम शिवम दुबे और मेरे पिताजी का नाम प्रोफेसर श्याम दुबे। तो वो क्या कर रहा है? अपने नाम के साथ में अपने पिताजी का नाम जरूर जोड़ रहा है, जबकि उसे पूछा नहीं किया है, उससे सिर्फ इतना पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है। वो भी साथ में भी क्या बता रहा है? पिता का नाम। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरे अंदर तो ऐसे लक्षण है नहीं जिसकी वजह से मैं यहाँ पर कुछ रोला जमा पाऊंगा। तो वो क्या करेगा? अपने बाप का नाम साथ में लेगा कि प्रोफेसर ये फला फला। क्यों? क्योंकि अपने आप को समायोजित करना चाहेगा। वो ये चाहता है सामने वाला ये बोले ओ प्रोफेसर साहब के बेटे हो। समझ रहे हैं? इसे कहते हैं तादात्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन। मतलब स्वयं अनपढ़ है, स्वयं गुणहीन है, स्वयं असफल है, लेकिन कुसमायोजन से बचने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का सहारा लेते हैं ताकि वो उससे बच जाए। ठीक है। चलो, इसमें और बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आसपास के। जैसे आप कहीं पे बाइक लेके जाते हो और हेलमेट लगाना भूल गए, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, अब क्या करोगे? आप फ़ोन लगाओगे, है ना। अब कोई न कोई तो पुलिस में हो ही जाता है भाई, रिलेशन में ऐसे भाई बहन ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं। रिलेशन में भी दूर भी होंगे तो आप फ़ोन निकाल के कर दोगे उसको और उसको कहेंगे ले बात कर। तो वो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपने आप को समायोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। समझ रहे? तो वो चीज़ें होती हैं। फिर आती है पलायन। पलायन में क्या होता है? तनावपूर्ण परिस्थिति देखते ही मैदान छोड़ के भाग जाना। इसमें तो बिल्कुल ही जैसे ही तनाव की स्थिति आई, जैसे ही कुसमायोजन की स्थिति आई, मैदान ही छोड़ के भाग जाना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, विज्ञान का अध्यापक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसकी वजह से विज्ञान की क्लास में ही नहीं आना, है ना। आप स्कूल में पढ़ रहे थे और विज्ञान का टीचर इतना स्ट्रिक्ट, पूछो मत। तो अब जैसे ही तनाव की स्थिति, अब आपने धीरे धीरे उस क्लास में जाना बंद कर दिया। बाकी सारी क्लास में बैठते हो लेकिन विज्ञान वाली क्लास में गायब होते हो। क्यों? क्योंकि परिस्थिति तनाव वाली जैसे ही दिखी, आपने उससे बचना शुरू कर दिया, आप मैदान छोड़ के भाग गए। तो उसे कहते हैं पलायन। ठीक है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें नाम से क्लियर हो रही है। पलायन, विस्थापन, कल्पना प्रवाह, ये जैसे कुछ एक है, जैसे तादात्मीकरण है, युक्तिकरण है, वो थोड़ी आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी अगर आप नाम भी थोड़ा सा ढंग से सोचेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या चीज़ हो रही है ना। चलो आगे बढ़ूँ मैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रतिगमन यानी कि रिग्रेशन। क्या होता है प्रतिगमन या रिग्रेशन? व्यक्ति उन तरीकों को अपनाता है जो पहले की अवस्था में उसे समायोजित रखते थे।
प्रतिगमन यानी कि वापस उल्टा जाना। उल्टा जाना मतलब व्यक्ति उन तरीकों को अपनाएगा जो पहले उसे समायोजित रखते थे, है ना। जो तरीके वो पहले जब अपनाता था बहुत साल पहले, तो उसको समायोजित रखते थे। अब भी वो क्या चाहता है, जैसे ही कोई कुसंयोजन की स्थिति आएगी उससे बचने के लिए वो पहले वाले तरीकों को अपनाने लग जाता है। जैसे छोटे बच्चे के जन्म लेने के बाद बड़े बच्चे का भी बिस्तर में मूत्र विसर्जन करना। समझो इस चीज़ को भाई। जैसे आप छोटे थे, ठीक है, आप छोटे थे तो मम्मी पापा आपका लाड प्यार अच्छे से रखते थे। अब जैसे ही आपका छोटे भाई ने जन्म ले लिया, छोटी बहन ने जन्म ले लिया, तो अब मम्मी पापा का ध्यान किस पे जाएगा, छोटे वाले पे जाएगा। अब आपके मन में क्या आएगी, एक तनाव आएगा, एक कुंठा आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो अब क्या करेंगे यार, आपको लगेगा मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। तो अब वो बच्चा क्या करेगा, वो भी बिस्तर के अंदर मूत्र विसर्जन कर देता है ना, बिस्तर गिले शुरू कर देता वो भी। क्यों, क्योंकि उसको लगेगा यार पहले जब मैं ये करता था तो मेरे मम्मी आती थी, मेरे को वो दूसरी जो क्या जो भी है निकर वकर पहनाती थी, और अब तो वो केवल उस पर ही ध्यान दे रही है। तो वो उसने पहले वाला काम वापस स्टार्ट करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं रिग्रेशन, यानी कि पुरानी परिस्थितियों को वापस अपनाना। किसके लिए, समायोजन के लिए। ठीक बात है। चलो अगला आता है प्रक्षेपण या दोषारोपण। क्या होता है प्रक्षेपण या दोषारोपण? अपने के अंदर कमियां ना देखते हुए दूसरों की कमियां निकालना, यानी कि खुद के अंदर जो कमियां हैं उसको ढकना, उसको बिल्कुल दरकिनार करते हुए, और दूसरों सामने वाले के अंदर कमियां निकालना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, एक आपने मर्डर कर दिया, हत्या के बाद अपराधी का कहना कि मैं नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। मर्डर टेक दिया आपने। अब मर्डर करने के बाद आपसे कहे कि क्यों मारा, कि साहब मैं नहीं मारता तो उसके पास पिस्तौल थी, वो मेरे को गोली मार देता, है ना। अब वो मारता नहीं मारता क्या सिचुएशन है पता नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, खुद ने मार दिया है वो, आपको उसका कोई लेना देना नहीं है। आप क्या इसके अंदर दलील दे रहे हो कि सामने वाला मेरे को मार देता, जबकि आपने तो उसका काम तमाम ही कर दिया है। तो ये होता है कि खुद के अंदर कमियां होते हुए भी नहीं देखना और सामने वाले की निकालना। इसे कहते हैं प्रक्षेपण या दोषारोपण, दूसरों के ऊपर दोष का आरोपण करना, है ना। ठीक है। अगला है प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, इसमें कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक इच्छाओं के विरुद्ध व्यवहार करता है, विरुद्ध व्यवहार को अपनाता है। मतलब उसकी इच्छा नहीं है ना, वास्तव में उसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन उस इच्छा के विरुद्ध उसको वो व्यवहार अपनाना पड़ता है। क्यों अपनाना पड़ता है? ताकि सामाजिक छवि को नुकसान न पहुंचे। समाज के अंदर खुद को स्थायी रखने के लिए, समाज के अंदर खुद को समायोजित रखने के लिए ऐसे व्यवहार अपनाता है। अपन युक्तियाँ क्या पढ़ रहे हैं, समायोजन की युक्तियाँ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो ऐसा व्यवहार अपनाता है। लेकिन बाद में वही व्यवहार उनका ऐच्छिक और अंतर्मन से होने लगता है। समझ में आई बात? पहले एक ऐसा व्यवहार था जो आपकी इच्छा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन समाज के डर से आप वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन धीरे 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 करते 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 वो व्यवहार आपके दिल से होने लगता है, आपके मन से होने लगता है, आपकी इच्छा होने लगती है उन चीज़ों करने की। वो होता है प्रतिक्रिया निर्माण। जैसे कि एग्जाम्पल से समझेंगे बहुत अच्छे समझ आएगा। एक माँ है, वो अपनी दत्तक पुत्री से प्रेम नहीं कर पाती, लेकिन है ना, वो इसको मैं समझाता हूँ। एक माँ जो दत्तक पुत्री से प्रेम नहीं करती वो इसी का प्रयोग करती है। मान लो एक माँ है और उसकी एक दत्तक पुत्री है, ठीक है। अब शुरुआत में तो वो यार कैसे प्यार कर पाएगी उससे, है ना। ये एक ऑब्वियस थिंग है कि यार अपनी बेटी से जितना वो प्यार करेगी, क्या वो अपनी दत्तक पुत्री से उतना प्यार कर पाएगी शुरुआत में? बिल्कुल नहीं। लेकिन समाज के अंदर समायोजित रहने के लिए वो झूठ मूठ का प्यार दिखाएगी। बाहर बहुत ज़्यादा फटाकों की आवाज़ आ रही है। T20 वर्ल्ड कप जीता है इंडिया आज, तो उसके ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान रखते हुए मेरी आवाज़ पे रखें, क्योंकि इंडिया तो जीत चुकी है लेकिन आपको अभी जीतना है, ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक माँ अपनी दत्तक पुत्री से प्रेम नहीं कर सकती शुरुआत के अंदर तो, लेकिन समाज के अंदर समायोजित रहने के लिए वो क्या करेगी, झूठ मूठ का प्यार दिखाएगी। लेकिन धीरे 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 जब कोई इंसान लंबे समय तक आपके साथ रहेगा तो आपको उससे प्यार हो ही जाएगा, है ना। तो बाद में वही माँ जिसकी वो दत्तक पुत्री शुरुआत में वो झूठा प्रेम कर रही थी, समाज को दिखाने के लिए कर रही थी, धीरे धीरे 1 साल 2 साल बाद में वो उसके अंतर्मन से होने लगता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा होता ही है। अब कोई भी हो, ये नॉर्मली चीज़ चलती है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति होता है तो उससे हम 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन उतना प्यार नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही वो हमारे साथ साथ रहता है, हमारा उसके साथ अटैचमेंट बढ़ जाता है, हमारा उसके प्रति लगाव बढ़ जाता है, तो वो चीज़ें समय के साथ में तो होती है, ठीक है। चलो, तो इतने तक आपको समझ में आई कोई दिक्कत?
वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये हमारी आसपास की चीज़ें जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो बस वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हम किस किस तरीके से अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और ये सारी की सारी युक्तियाँ आपने खुद ने अपना रखी है, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अगली है अस्वीकरण या नकारना। अस्वीकरण या नकारना, है ना। इसके अंदर मैं आपको कह रहा हूँ, नाम भी ध्यान रखोगे, लगभग सारी युक्तियाँ नाम से क्लियर हो रही हैं। इसमें क्या करेगा, व्यक्ति की कुसमायोजित स्थिति के संदर्भ में जैसे ही कोई वार्तालाप होगी, व्यक्ति बात को अस्वीकार कर देगा। व्यक्ति की कुसमायोजित स्थिति के संदर्भ में वार्तालाप होने पर व्यक्ति बात को अस्वीकार कर दे, यानी कि जैसे ही उसके ऊपर कोई बात आएगी कुसमायोजन की स्थिति में, वो बिल्कुल ही अस्वीकार कर देगा। जैसे कि कोई व्यक्ति सोते समय खराटे लेता है और पूछने पर मना कर देना, है ना। आपके पास आपका भाई सोता है, आपकी बहन सोती है, और इतने भयंकर खराटे लेते रात में कि आपको पूरी रात सोने नहीं देगा। सुबह तुम उनसे कहोगे कि यार कितने खराटे लेता है तू, रात में सोने ही नहीं देता, क्या करेगा, बिल्कुल ही नट जाएगा, मैं तो होई कौन, समझ रहे। तो बिल्कुल ही मना कर देना, साफ इनकार कर देना। या कोई बहुत ही दारूबाज जो पूरे दिन ठेके पे रहता है, एक दिन आपको मिल गया, आप कहेंगे यार कितना दारू पीता है यार, लिवर खराब हो जाएगी, क्या कहेगा, मैं तो पीता ही नहीं हूँ, है ना। तो बिल्कुल ही अस्वीकार कर देना। जैसे ही कुसमायोजन की स्थिति होगी, जैसे ही उनके ऊपर बात आएगी, बिल्कुल ही उससे मना कर देना, वो होता है अस्वीकरण या नकारना। ठीक है। अगला है उदात्तीकरण, जिसको अपन शोधन भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में वर्ड है सब्लिमेशन। उदात्तीकरण, जिसको शोधन या सब्लिमेशन अपन कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, व्यक्ति अपनी असामाजिक और अनर्गल भावनाओं को समाज स्वीकृत दिशा में मोड़ देता है। मतलब असामाजिक है जिसको, जो समाज में स्वीकार्य नहीं है, और अनर्गल है जिनका कोई सेंस नहीं है, उन्हीं भावनाओं को वो समाज स्वीकृत दिशा में मोड़ देगा। एग्जाम्पल से समझो, कक्षा में लड़ने झगड़ने वाले बच्चों का मुक्केबाज बनना, यानी कि आपकी क्लास के अंदर कुछ ऐसे बच्चे जरूर आपने देखे होंगे जो पूरे दिन लड़ाई करते हैं, है ना, इसी इसके मुक्का मार दिया, उसके मार दिया। तो ऐसे बच्चे जो झगड़ालू टाइप के व्यक्ति होते हैं, है ना, जो लड़ाकू टाइप के व्यक्ति होते हैं, अब लड़ाई का तो कोई सेंस नहीं है, उसका तो आपको कोई समाज में स्वीकारता नहीं मिलेगी कि अच्छा बहुत अच्छा लड़ता है तुम, है ना। तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा, मुक्केबाज बन जाएगा। और वही जब मुक्केबाजी के अंदर बढ़िया कोई मेडल लाएगा, तो समाज के अंदर उसका क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। तो जो असामाजिक या अनर्गल भावनाएं थी, उसको उसने किस में मोड़ दिया, समाज स्वीकृत दिशा में। जो बच्चा कक्षा में लड़ाई झगड़ा करता था, वो क्या बन गया, मुक्केबाज बन गया। समझ रहे मेरी बात को। तो उसने क्या कर दिया, उन भावनाओं को समाज स्वीकृत दिशा में मोड़ दिया, जो समाज में स्वीकार्य है। जो पहले अस्वीकार्य काम वो करता था, उन्हीं कामों को उसने उसमें मोड़ दिया। समझ गए मेरी बात को। चलो फिर बढ़िया, आगे बढ़े। अगला है निरसन। निरसन, जिसको अपन इंग्लिश में अपन कह सकते हैं अनडूइंग या अटोनमेंट। इसमें क्या होता है, अपने किए के प्रभाव को कम करने का प्रयास करना। यानी कि आपने पहले कोई गलती कर दी, पहले कुछ ना कुछ ऐसा काम कर दिया, और उसको अब आप क्या करना चाह रहे हो, उसके प्रभाव को, उसके इफेक्ट को कम करना चाहते हो। तो उसके लिए कुछ ना कुछ आप प्रयास करेंगे ताकि आप समायोजित हो पाए। क्या प्रयास करेंगे, जैसे पत्नी से लड़ाई होने पर शाम को हार लेके आना। दिन में तो कर दिया आपने खेला, अब शाम को पता है यार भूख लगेगी, है ना। तो भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, और शाम को खाना तो जो सिचुएशन दिन में थी उसके हिसाब से तो बनना नहीं है, और शाम को छोड़ो 4 दिन नहीं बनना। तो अपने आप को समायोजित करने के लिए और उससे बचने के लिए क्या करेगा, या फिर खाना तो छोड़ो, मेन चीज़ है जान बच्चे सो लाखों पाए। तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लेके आएगा ताकि वो खुश हो जाए। हार लेके आ गया, अब सोना तो बहुत महंगा है, लेकिन है ना, उसका जोड़ चढ़ा के ही लेके आ गया। तो कैसे भी करके उसको समायोजित वो करने का प्रयास करेंगे। या फिर शाम को आते ही फ़ोन, दिन में आते वक्त आज शाम को होटल में चले क्या खाना खाने। इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो किस लिए होती हैं, ताकि उस प्रभाव को कम कर पाए। उसको कहते हैं अनडूइंग या निरसन। फिर आता है दमन, रिप्रेशन। क्या होता है रिप्रेशन, इसमें व्यक्ति कष्ट और पीड़ादायी संवेगों से बचने के लिए धीरे धीरे उनका अचेतन मन में स्थानांतरण कर देता है। धीरे धीरे मतलब समय के साथ वो जो आपके कष्टदायी संवेग थे, जो पीड़ादायी संवेग थे, उनको आप अचेतन मन में दमित इच्छाओं के रूप में आप भंडारित कर लेते हैं। ठीक है। कोई भी व्यक्ति ऐसी कष्टदायी पीड़ादायी संवेगों को समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है, भूल जाता है। अपन भी भूल जाते हैं यार, है ना। तो ये होता है दमन। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं समझाना चाहूँ तो आप सबके अंदर, हम सबके परिवार में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो हम सबका चहेता था, लेकिन वो चला गया।
ठीक है। तो उन चीज़ों को अपन समय के साथ धीरे धीरे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके का दमन है, रिप्रेशन है। अगला हो जाता है समन, सप्रेशन। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति जानबूझ करके और बलपूर्वक पीड़ादायी संवेगों को स्वयं से दूर करने का प्रयास करता है। इसमें तो क्या हो रहा था, धीरे धीरे उसका क्या होता है, ट्रांसफर होता है। लेकिन यहाँ पर जानबूझकर अचानक से आप उसको क्या करना चाह रहे हो, उनसे दूर करना चाह रहे हो। वो क्यों है, क्योंकि वो पीड़ादायी संवेग है। इसमें भी पीड़ादायी संवेग है, इसमें भी पीड़ादायी संवेग है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे तो समय के साथ अपने आप वो चले जाते हैं अचेतन मन में, लेकिन इसमें आप जानबूझकर उनको अलग करना चाहते हो। इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल अपन ये समझ सकते हैं, जिनका ब्रेकअप हुआ अभी नया नया, है ना, या फिर कभी भी हुआ होगा, तो आप उनको क्या करना चाहते हो, उस परिस्थिति से आप जानबूझ करके कटना चाहते हो कि यार छोड़ो अब चीज़ को, मैं कम बैक करूँगा। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जानबूझ करके उन चीज़ों को दूर करने का प्रयास करते हैं। जबकि इसके अंदर क्या होता था, धीरे धीरे वो समय के साथ अपने आप जाएगी, जानबूझ कर नहीं होगी। तो ये दमन और समन में दोनों में डिफरेंस है, याद रखना इस चीज़ को। फिर एक आता है क्षतिपूर्ति। इसमें क्या होगा, एक जगह की कमी को दूसरी जगह पे पूरा करना, एक जगह की कमी को दूसरी जगह पूरा करना, इसको क्षतिपूर्ति कहते हैं। जैसे कि अगर किसी की हाइट कम है, हील पहन लेना, ऊंची एडी की सैंडल जो होते हैं उसको पहन लेना, ठीक है। या फिर क्लास के अंदर कोई बच्चा विकलांग है लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो वहाँ पर उस विकलांगता को कहाँ पे पूरी कर रहा है, बुद्धिमत्ता में, है ना। क्षतिपूर्ति ऐसे ही तो होती है, एक जगह आप कमी है उसको तो आप पूरा नहीं कर सकते। अब जिसकी हाइट ओछी है वो उस हाइट को तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन वो क्या करेगा, कुछ ऐसे युक्ति अपनाएगा जिसकी वजह से वो समायोजित हो जाए, ठीक है। इसको कहते हैं क्षतिपूर्ति। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इतनी थी आपके समायोजन की युक्तियाँ, जिसमें 5 मैंने आपको प्रत्यक्ष युक्तियाँ बताई और 14 मैंने अप्रत्यक्ष युक्तियाँ आपको बताई है। अब थोड़ा सा कुसमायोजन क्या होता है इसके बारे में अपन जान लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया कुसमायोजन क्या होता है, जब व्यक्ति समय की मांग के अनुसार समायोजन नहीं स्थापित कर पाता, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता समय के साथ, वो कुसमायोजन में चला जाएगा, तनाव कुंठा इन परिस्थितियों से गुजरेगा। कुसमायोजन क्या होता है, समायोजन की विपरीत अवस्था, यानी कि कुल मिलाकर के समाज के अंदर, वातावरण के अंदर अनुकूल नहीं हो पाना, ठीक है। तो ये व्यक्ति असामाजिक हो जाता है। भाई जो व्यक्ति समायोजित नहीं हो पाएगा वो फिर समाज में भी अपने आप को नहीं रख पाएगा, असामाजिक हो जाएगा, दुखी रहेगा, स्वार्थी हो जाएगा, घृणा द्वेष की भावना आ जाएगी, अस्थिर हो जाएगा, है ना। तो ये सारी की सारी कुसमायोजन के लक्षण हैं। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो समायोजन में बाधा उत्पन्न करते हैं, है ना, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो समायोजन में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो उसमें एक है आपका तनाव, टेंशन, दूसरा है दबाव, स्ट्रेस, तीसरा है दुश्चिंता, एंजाइटी, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, और द्वंद्व या संघर्ष जिसको अपन कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ये याद होनी चाहिए समायोजन में बाधक तत्व कौन कौन से, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट। याद ही है सबको, है ना, ये तो तुम सबके पास भर भर के हैं, ठीक है ना। तो याद रख लेना इनको, ये भले ही तुम्हारे पास भर भर के हो लेकिन एग्जाम के टाइम सवाल आएगा ना तो नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी दिक्कत यही है हमारे साथ। चलो अब लास्ट हमारा टॉपिक है द्वंद्व या संघर्ष क्या होता है, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। क्या होता है द्वंद्व या संघर्ष। द्वंद्व या संघर्ष क्या होते हैं, एक विरोधाभासी स्थिति है जिसमें व्यक्ति दो या दो से अधिक प्रतिकूल स्थितियों का सामना करे और चुनाव ना कर पाए। यानी कि व्यक्ति के सामने दो स्थितियां हैं। विरोधाभास की स्थिति क्या होती है, व्यक्ति के सामने दो परिस्थितियां हैं, उसमें से वो चुनाव नहीं कर पा रहा है, एक को चुनना है उसको लेकिन वो चुनाव नहीं कर पा रहा है, इसे कहते हैं द्वंद्व की स्थिति। द्वंद्व आ जाना, क्या होता है द्वंद्व, समझ गए, दो परिस्थितियां हैं और दोनों में से आपको एक को चुनाव करना है, नहीं कर पा रहे, वही द्वंद्व है। अब ये द्वंद्व 3 तरीके का होता है। 3 तरीके कौन कौन से, एक होता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अब इसके अंदर हिंदी नाम मैंने नहीं लिखे हैं, इंग्लिश वाले याद रखना बढ़िया है, क्योंकि अप्रोच को कहते हैं शायद ग्राह्य, अवॉइडेंस को कहेंगे प्रतिहार, ठीक है। तो पहले अपन अप्रोच को देख लेते हैं। अप्रोच में क्या होगा, जब दोनों स्थितियां अनुकूल हो। अप्रोच में क्या होती है, दोनों की दोनों स्थितियां, 2 स्थितियां आपके सामने होगी, मैंने आपको कहा था, जब दोनों की दोनों स्थितियां अनुकूल हो, धनात्मक हो, और उसमें से आप चयन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपकी 2 नौकरी लग गई, अब आपको समझ में नहीं आ रहा किस में जाए। यानी कि कई सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो LDC की भी तैयारी कर रहे हैं, लेबर असिस्टेंट की भी कर रहे हैं, और उनका दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोनों लगभग समान तरह की पोस्ट हैं,
ठीक है, दोनों के अंदर सैलरी समान है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो द्वंद्व की स्थिति में आ जाएगी कि चयन किसका करना है, मुझे एलडीसी में जाना है कि मुझे लैब असिस्टेंट में जाना है। तो ये द्वंद्व है। और किस प्रकार का द्वंद्व है? अप्रोच द्वंद्व है, क्योंकि दोनों परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, उसमें से आपको एक का चयन करना है जो कि आपके सामने द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। दूसरा होता है अवॉइडेंस। इसमें दो परिस्थिति आपके सामने है, दोनों प्रतिकूल है, दोनों नकारात्मक है। समझ रहे हैं? दोनों की दोनों यहाँ पर नकारात्मक है, यहाँ पर सकारात्मक थी, यहाँ पर नकारात्मक है। जैसे एग्जाम्पल समझो, आप आईएएस की तैयारी नहीं करना चाहते, लेकिन माता पिता को ये चीज़ बताकर उनको दुखी भी नहीं करना चाहते। यहाँ पर दो परिस्थितियाँ हैं। एक, आप आईएएस की तैयारी नहीं करना चाहते, ये पहली परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति, आप इस चीज़ को बता करके कि मैं आईएएस की तैयारी नहीं करना चाहता, इस चीज़ को बता करके माता पिता को दुखी भी नहीं करना चाहते। तो क्या दोनों काम आपके लिए उचित हैं? नहीं। आप आईएएस की तैयारी भी नहीं करना चाहते, आप माता पिता को ये बता भी नहीं सकते। तो दोनों परिस्थितियां जब आपके सामने प्रतिकूल हो जाएं तो उसको कहते हैं अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, प्रतिहार द्वंद्व। समझ पा रहे हैं? यहां पर दोनों अनुकूल है। एक मिनट, ये क्या हो गया? चलो, अप्रोच में क्या था? दोनों परिस्थितियां सकारात्मक थी, आपके फेवर में थी, वहां पे आप चूज नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर दोनों परिस्थितियां आपके विपरीत हैं, इसमें आप चूज नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा होता है अवॉइडेंस अप्रोच। नाम से पता चल रहा है, एक अवॉइडेंस आ रहा है, एक अप्रोच आ रहा है। यानी कि एक परिस्थिति अनुकूल है और एक परिस्थिति प्रतिकूल है, उसमें से किसी एक का चयन करना है। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या दिक्कत है, जो अनुकूल है उसका चयन कर लेंगे। ऐसा नहीं है। परिस्थिति सुनो, एक अनुकूल है एक प्रतिकूल है, लेकिन द्वंद्व की स्थिति यहाँ पर भी है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, अच्छे समझ में आएगा। विदेश में नौकरी लगने पर एक व्यक्ति खुश है, यानी कि ये इसके लिए अनुकूल परिस्थिति है कि उसकी विदेश के अंदर, फॉरेन के अंदर जॉब लग गई, व्यक्ति खुश है। लेकिन घर वालों से दूर जाना पड़ेगा ये सोचकर दुखी है। विदेश में लगी है नौकरी, है ना, इसलिए विदेश लिखा है मैंने। तो अगर विदेश में नौकरी लगी है इस बात से खुश तो है, लेकिन अब सालों साल घर वालों से दूर रहना पड़ेगा, इस बात का दुख भी है। तो इसमें एक परिस्थिति उसके अनुकूल है, एक परिस्थिति उसके प्रतिकूल है। अनुकूल क्या है? उसकी जॉब लग गई। लेकिन प्रतिकूल क्या है? विदेश में लग गई, घर वालों से दूर रहना पड़ेगा, ये उसके लिए प्रतिकूल परिस्थिति है। ठीक है, तो एक जब अनुकूल हो और एक प्रतिकूल हो, उसमें आप चयन नहीं कर पाए तो उसको अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। क्या द्वंद्व आपको समझ में आया? इस द्वंद्व का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। आपको इसके अंदर परिस्थिति को देख के बताना होगा कि यहाँ पर कौन सा द्वंद्व है, अप्रोच है, अवॉइडेंस है कि अवॉइडेंस अप्रोच है। तो आपको देखना है कि अगर दोनों परिस्थितियाँ उसके लिए सकारात्मक है, कैसे पता करेंगे आप? सकारात्मक कैसे पता करेंगे? देखना कि दोनों में क्या हाँ आ रहा है। जैसे कि दो नौकरी उसकी लग गई, क्या वो दो नौकरी करना चाहता है? यस। अगर उसकी मर्जी चले तो वो 3 कर ले। तो यहाँ पर दोनों परिस्थिति उसके अनुकूल है, दोनों में उत्तर आ रहा है यस, है ना। वो ये भी चाहता है कि वो भी कर ले वो भी कर ले। यहाँ पर अवॉइडेंस में वो दोनों ही नहीं करना चाहता, इसके अंदर आंसर आएगा नो। जैसे कि क्या वो आईएएस की तैयारी करना चाहता है? नहीं। क्या वो माता पिता को ये बात बताना चाहते हैं? नहीं। दोनों परिस्थितियों में ना आ रहा है, तो वो अवॉइडेंस। यहाँ पर एक परिस्थिति में उत्तर आएगा हाँ, और ठीक है, एक परिस्थिति में उत्तर आएगा हाँ, एक में उत्तर आएगा ना। तो ये जब आपके सामने कोई सिचुएशन दे, कोई वाक्य सेंटेंस बना करके दे, तो उसको आपको पहचानना आना चाहिए। पहचान लोगे? ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने सबसे पहले समायोजन क्या होता है उसका मतलब समझा। उसके बाद समायोजन की युक्तियाँ, जिसमें प्रत्यक्ष युक्तियाँ और अप्रत्यक्ष युक्तियाँ देखी, और उसके बाद में द्वंद्व क्या होता है उसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बच जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता। और व्यक्तिगत विविधता में पढ़ाने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप कहेंगे सर आपका मन नहीं है तो क्लास नहीं ले रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ, मैं पढ़ाऊँगा तो भी आपको लगेगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। मतलब इनकी उस चीज़ की एक बार रीडिंग लगा लेना आप। व्यक्तिगत विभिन्नता में होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। व्यक्तिगत विभिन्नता में आपको ये देखना है कि मंद बुद्धि जो बालक होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना। जो प्रखर बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, बहरे बालक होते हैं वो कैसे होते हैं, गूंगे होते हैं वो कैसे होते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बस इसे कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। समझ गए मेरी बात को? तो वो पढ़ाने जैसा ऐसा कुछ है नहीं उस टॉपिक में। आप खुद भी 1-2 बार रीडिंग लगा लोगे, उसके अंदर भी आपको रीडिंग लगानी है, रटना कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो, तो जितनी चीज़ें मैंने आपको दी है उनका बार बार रिवीजन करें। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो इतना भी पढ़ के जा रहे हैं बहुत है।
ठीक है, बिल्कुल चिंता ना करें, बिंदास रहें, और बाकी जो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राजस्थान जीके है जो मैं बार बार बोलता हूँ, उन पे ध्यान दो। ठीक है, इन चीज़ों के अंदर जितना मैंने करवा दिया है वो भी बहुत हैं, इतना ही टाइम नहीं है अभी मेरे आपके पास तो। ठीक है बच्चों, तो बस मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में आपकी किसी समस्या के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।